to break the grip of corruption and black money, we have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes will no longer be legal tender from midnight to night. इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? GST has been passed. आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। लेकिन आज कश्मीर और देश के बीच आर्टिकल 370 की वो दीवार गिर चुकी है। As I have said directly and publicly, this is not an era of war. लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं और इन चुनाव में कौन जीतेगा यह कहने की जरूरत नहीं है। देश के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को करारी हार देकर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या होंगे इसका संकेत दे दिया है। इन 3 राज्यों के ही नहीं लेकिन देश के ज्यादातर राज्यों में मतदाता भाजपा को ही पसंद करते हैं और उसकी वजह पिछले 9.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का परफॉर्मेंस है। मोदी सरकार हर मोर्चे पर लाजवाब रही। मोदी सरकार ने आम जनता की भलाई के लिए गए निर्णयों से लेकर वैश्विक स्तर पर भारत को एक मजबूत राष्ट्र स्थापित करने तक सब कुछ किया। कांग्रेस और दूसरी सरकार 60 साल में जो नहीं कर पाई वो इस सरकार ने सिर्फ 9.5 साल में कर दिया। मोदी सरकार के परफॉर्मेंस के बारे में हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज के पहले भाग में हम मोदी सरकार के उन 10 मास्टर स्ट्रोक के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से एक नया भारत निर्माण हो रहा है, करोड़ों लोगों पर जिनका असर हुआ है और भारत एक नई दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है, जिस बात का एहसास पूरी दुनिया को हो रहा है। पहला, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। मोदी सरकार की पाकिस्तान में घुसकर की गई सर्जिकल स्ट्राइक्स आजाद भारत के सबसे गौरवपूर्ण चैप्टरों में से एक है। जब उरी की घटना घटी, मैंने उनको खुली छूट दी, उन्होंने प्लान किया, वो लेके आए मेरे पास। कि हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। अपनी 72 लोगों को हमारा सलाम बोलना, कहना दावत पर इंतजार करें। मोदी सरकार के आदेश पर भारतीय सेना ने पहली बार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक की और आतंकवादी लॉन्च पैड्स का सफाया कर दिया। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। भारतीय वायुसेना के 12 मिराज जेट्स ने पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर में घुसकर बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद संचालित आतंकवादी शिविर को साफ कर दिया और लगभग 300 आतंकवादियों को मार दिया। मोदी सरकार ने आतंकवादियों को एहसास दिलाया कि नए भारत में अब तुम 3 मारोगे तो हम 300 को मारेंगे और ये पूरी दुनिया को दिखाया कि भारत अब पहले का कमजोर राष्ट्र नहीं है। इन सर्जिकल स्ट्राइक से आतंकवादियों के हौसले पस्त हो गए हैं। इस बात से डरे हुए आतंकवादी भारत पर आतंकी हमला करने से भी डर रहे हैं। दूसरा, आर्टिकल 370 को निरस्त करना। भारतीय संविधान का आर्टिकल 370 और 35A देश के संविधान में मजाक समान था। आर्टिकल 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता और विशेष राज्य का दर्जा मिलता था, जबकि 35A के तहत जम्मू एवं कश्मीर के नागरिकों को देश के नागरिकों से अलग विशेष अधिकार मिलता था। इन 2 आर्टिकल की वजह से देश के दूसरे नागरिक कश्मीर में ना जमीन खरीद सकते थे, ना वहां जाकर रह सकते थे। भाजपा पहले से आर्टिकल 370 को निरस्त करने की मांग करता था, क्योंकि एक देश में 2 संविधान नहीं चल सकते। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा भ्रम पैदा किया कि इसे कभी निरस्त नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A दोनों को निरस्त कर दिया। राज्य का विभाजन जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में कर दिया।
आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त करने का फैसला मोदी सरकार की राजकीय इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। और इसलिए पहले से जिनको आरक्षण की सुविधा मिल रही थी, उनके हक को छेड़े बिना सामान्य श्रेणी के गरीब युवाओं को शिक्षा और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण नए भारत के आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाला है। तीसरा, EWS रिजर्वेशन। कांग्रेस ने सालों तक आरक्षण के नाम पर जाति की गंदी राजनीति खेली। समाज में उच्च माने जाने वाली जातियों में भी गरीब होते हैं और उन्हें भी आरक्षण की जरूरत है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया। आरक्षण का आधार आर्थिक भी होना चाहिए, ये मुद्दा बार बार उठा, लेकिन उसे नजरअंदाज किया गया। एक गलतफहमी पैदा की गई कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। मोदी सरकार ने वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर उच्च माने जाने वाली जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए सरकारी नौकरियां और शिक्षा संस्थानों में प्रवेश में 10% आरक्षण का प्रावधान किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मंजूरी की मोहर लगा दी। तो आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, इस कुप्रचार का भी फांडा फूट गया। EWS रिजर्वेशन की वजह से उन बच्चों को फायदा हो रहा है जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। चौथा, राम मंदिर का निर्माण। अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण नए भारत की बड़ी उपलब्धियों में से एक है। श्री भगवान राम के अस्तित्व को ही नकारने वाली कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए राम मंदिर निर्माण में बहुत सी बाधाएं डाली। राम मंदिर का फैसला हिंदुओं की फेवर में आना तय था। मंदिर वहीं बनेगा। क्योंकि बाबर ने भगवान राम का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई थी, ये इतिहास था। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनते ही केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई तेज करवाई और फैसला आते ही तुरंत राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया। मंदिर तैयार हो गया है और बहुत जल्द ही दुनिया के करोड़ों हिंदुओं को मोदी सरकार की ओर से इस मंदिर के रूप में बहुत बड़ी गिफ्ट मिलेगी। अयोध्या में भगवान श्री राम के बाल स्वरूप रामलल्ला के भव्य मंदिर का निर्माण सिर्फ एक मंदिर का निर्माण नहीं है। राम मंदिर हिंदुओं की आस्था और आत्मगौरव का प्रतीक है। राम मंदिर का निर्माण करवाकर मोदी सरकार ने हिंदुओं को अपना आत्मगौरव वापस दिलवाया है, जिसे सदियों पहले मुस्लिम आक्रांताओं ने रोन दिया था। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। पांचवा, महिला आरक्षण बिल। भारत की जनसंख्या में करीबन 50% महिलाएं हैं, लेकिन उन्हें न कभी सत्ता में भागीदारी मिली, न उनके अधिकार। मोदी सरकार का महिला आरक्षण बिल महिला सशक्तिकरण की दिशा में आजाद भारत में लिया गया सबसे बड़ा कदम है। पिछले 30 साल से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को आरक्षण देने की बातें हो रही हैं, लेकिन कोई भी पार्टी वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए तैयार ही नहीं। मोदी सरकार ने महिला आरक्षण से जुड़ा 128वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 पारित करके लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया है। मोदी सरकार ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ महिलाओं को सत्ता में भागीदारी देने की बात नहीं करती, लेकिन सच में भागीदारी देना भी चाहती है। इस बिल से न सिर्फ संसद और विधानसभाओं की तस्वीर बदलेगी, लेकिन देश की तस्वीर भी बदल जाएगी। सच्चे अर्थ में महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। अगर हम बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, हम दहेज में लेन देन की प्रथा के खिलाफ कठोर कदम उठा सकते हैं, तो क्यों न हम 3 तलाक के खिलाफ भी आवाज उठाएं। छठा, ट्रिपल तलाक कानून।
कांग्रेस ने सालों तक मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के तहत मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा। 7वीं सदी की मान्यताओं पर बने शरीयत पर आधारित मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम महिलाओं के अधिकार ही नहीं छीनता है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को पुरुषों की गुलाम भी बनाता है। ट्रिपल तलाक कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ का ऐसा ही प्रावधान था, जिसमें कोई भी मुसलमान पुरुष अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोलकर रास्ते पर फेंक सकता था। कांग्रेस ने इस वाहियात कानून को बनाकर देश की लाखों मुस्लिम बहन बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। मोदी सरकार ने इन दकियानूसी कानून को निरस्त करके करोड़ों मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया, उनके गौरव को वापस दिलाया। अब ट्रिपल तलाक क्रिमिनल ऑफेंस है और अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देने वाला मुसलमान पुरुष अब जेल में जा सकता है। आज मेरे देश के छोटे छोटे व्यापारियों की मदद से, उनके खुलेपन से, नएपन को स्वीकारने के उनके स्वभाव के कारण आज देश ने जीएसटी लागू कर दिया। 7वां जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। मोदी सरकार ने वन नेशन वन टैक्स नीति अंतर्गत 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी लागू करके एक क्रांति कर डाली। जीएसटी आजाद भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है और जीएसटी की वजह से देश के करोड़ों नागरिकों को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जीएसटी से पहले देश के हर राज्य में अलग अलग कर व्यवस्था थी। सभी चीजों एवं सेवाओं पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अलग अलग कर लगाए जाते थे। इस वजह से आम आदमी को हर चीज पर मल्टीपल टैक्स पे करना पड़ता। मोदी सरकार ने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया। पूरे देश में एक ही कर प्रणाली लागू करके चीजों और सेवाओं के दाम कम कर दिए, महंगाई भी कम कर दी। अप्रैल 2023 में जीएसटी कलेक्शन 1,87,035 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इस पर से ही उसकी सफलता का अनुमान लगाया जा सकता है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8वां डीमोनेटाइजेशन। मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन का ऐलान करके सबको चौंका दिया। मोदी सरकार ने 1,000 रुपए के नोट बंद किए और उनकी जगह 2,000 रुपए के नए नोट जारी किए। साथ ही में 500 के पुराने नोटों की जगह नए नोट जारी किए। उस वक्त डीमोनेटाइजेशन की बहुत आलोचना हुई, लेकिन उसके अच्छे परिणाम देखने मिल रहे हैं। देश में ज्यादातर जाली नोट 500 और 1,000 रुपए के थे और नोटबंदी की वजह से ये सभी बेकार हो गए। करोड़ों का काला धन बाहर आ गया और टेररिस्ट को फंडिंग करने वालों की कमर टूट गई। भारत में 2016 के बाद टेरर अटैक बिल्कुल कम हो गए हैं। इसकी वजह डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी का निर्णय है। मोदी सरकार के डीमोनेटाइजेशन के निर्णय का ऑस्ट्रेलिया और वेनेजुएला जैसे देशों ने भी अनुकरण किया। अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 9वां कोविड का खात्मा। कोरोना यानी कोविड ने 2020 में पूरी दुनिया को हिला दिया। भारत पर भी उसका असर हुआ, लेकिन दुनिया भर में जैसी तबाही देखने को मिली, ऐसी तबाही भारत में नहीं हुई। इसकी वजह मोदी सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए सही फैसले थे। कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाने से लेकर कोरोना वैक्सीनेशन तक के सभी फैसले सही वक्त पर लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपनी सूझबूझ का परिचय ही नहीं दिया, लेकिन इस देश को एक बड़ी आपदा से भी बचा लिया। मोदी सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन में तो इतिहास ही रच दिया। दुनिया में कोरोना वैक्सीनेशन बनाने वाला भारत पहला देश ही नहीं बना, लेकिन पूरी दुनिया को वैक्सीन देकर भारत ने बचाया। भारत में पहली, दूसरी और बूस्टर डोज मिलाकर 2.2 बिलियन से अधिक डोज दिए गए। भारत में 12 साल से ज्यादा उम्र के 95% लोगों को पहला और 88% लोगों को दूसरा डोज देकर
कोरोना का खात्मा ही कर दिया। 10वां, यूक्रेन युद्ध और कनाडा विवाद। नरेंद्र मोदी सरकार ने विदेश में भारत की इमेज एक मजबूत राष्ट्र की बनाई है। इस बात का एहसास भारत ने दुनिया को बार बार कराया। यूक्रेन युद्ध और कनाडा विवाद उसका ताजा उदाहरण है। यूक्रेन युद्ध के चलते पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ थी। तब भारत ने रशिया का साथ नहीं छोड़ा। इसकी वजह से रशिया की तरफ से भारत को सस्ता क्रूड मिला और अरबों का फायदा हुआ। रशिया के साथ भारत के बिजनेस रिलेशंस अच्छे हुए। उसका फायदा देश की कंपनियों को भी मिल रहा है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के जवाब में भारत ने जो कड़ी प्रतिक्रिया दी, उसने दुनिया को हिला दिया। कनाडा ने भारत के डिप्लोमेट को देश छोड़ने के लिए कहा तो मोदी सरकार ने भी उसी भाषा में जवाब देते हुए कनाडा के डिप्लोमेट को देश छोड़वाया। इतना ही नहीं, लेकिन कैनेडियनों को वीजा देना भी बंद कर दिया और कनाडा के 40 से ज्यादा डिप्लोमेट्स को भी देश छोड़ने के लिए फरमान जारी किया।